हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अब देखिए, हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस में बढ़ोतरी कितनी होती है, कितना वो चेंज होता है, कितना वो बढ़ता है, उसके लिए हम फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, उस चीज के लिए हमने कंसीडर किया हुआ है कि हमारे पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर को हम कंसीडर करते हैं कि इस कंडक्टर का जो लेंथ है वो लेंथ L कंसीडर कर लेते हैं, इसका एरिया A कंसीडर कर लेते हैं, किसी टेम्परेचर पे हम मान लेते हैं, किसी रूम टेम्परेचर पे है T1 पे, ठीक है। अब तो रूम टेम्परेचर T1 है तो इसकी कुछ रेजिस्टिविटी होगी ρ1, और इसका कुछ अगर रेजिस्टिविटी ρ1 है तो कुछ इसका रेजिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, R1 हम मान लेते हैं। तो अब कैलकुलेट करने के लिए इसमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इफेक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अगर हम टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे तब तक हम कोई प्रभाव या कोई इफेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इसका रेजिस्टेंस में क्या अंतर आ रहा है और इसका क्या फॉर्मूला बन रहा है। तो हम मान लेते हैं कि किसी रूम टेम्परेचर पे था, किसी एक निश्चित रूम टेम्परेचर मान लेते हैं 31 या 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। अब इसका हम हीट इसको देंगे, इसका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे जब, तो एक नए टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा जिसको हम T2 बोलेंगे, और इसका जो रेजिस्टिविटी होगा वो ρ2 हो जाएगा, और जो इसके रिस्पेक्ट में जो रेजिस्टेंस होगा वो R2 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ये सारी चीजें तो हम एज्यूम कर लिए। यहां पे एक पॉइंट याद रखना है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, रेजिस्टेंस में भी चेंज होता है। देखिए, सबसे पहला हमने यही पॉइंट लिखा हुआ है, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस में भी परिवर्तन होगा। रेजिस्टेंस भी आपका एज अ कॉमन किसी कंडक्टर में बढ़ता ही है, ठीक है। अगर मेटल है, कॉमन कंडक्टर है, तो उसमें बढ़ता है। तो यहां पे जो चेंज है, यानी टेम्परेचर में जब हम चेंज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस में भी चेंज आ रहा है। तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, चेंज को हम कैसे लिखते हैं, T2 माइनस T1 प्रोपोर्शनल टू R2 माइनस R1 कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। यहां पे आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए तो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, T2 माइनस T1 ये चेंज को ही प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। और जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, R2 माइनस R1। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस में भी उसके हिसाब से चेंज हो जा रहा है। तो यहां पे अगर देखा जाए, इसके बाद का जो हमने पॉइंट समझना है वो ये है कि जो भी रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर के इनिशियल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो चेंज इन रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर के इनिशियल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में ही रूम टेम्परेचर पे ही अगर इसका रेजिस्टेंस अधिक है तो रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा वो भी अधिक होगा। अगर इनिशियली स्टार्टिंग में ही अगर इसका रेजिस्टेंस कम है तो जो चेंज होगा रेजिस्टेंस में वो भी कम ही निकल करके आएगा। अब जैसे हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। तो जो एग्जांपल में यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं वो एग्जांपल क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का, उसको हम R1 कंसीडर कर लेते हैं, और वो जो रेजिस्टेंस है हम मान लेते हैं किसी कंडक्टर का 10% रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जा रहा है। जैसे हम टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं, इनिशियली उसका जो रेजिस्टेंस है वो 10% इंक्रीज कर जा रहा है। अब 10% इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, हम मान लेते हैं कि पहले इसका रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस थी इसकी वो 10 ओम थी, उसके बाद 10% इंक्रीज कर गया, तो 10% इंक्रीज कर जा रहा है। तो 10 ओम का 10% कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 अपॉन 100, ये हो जाएगा आपका 1, यानी 10 ओम में 1 ओम ऐड हो जाएगा, यानी 11 ओम हो जाएगा। मतलब जैसे हमने टेम्परेचर में चेंज किया, उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस था 1 बढ़ गया, 1 से प्लस हो गया, पहले 10 ओम था, बाद में 11 ओम हो गया। तो स्टार्टिंग में जो इनिशियली रेजिस्टेंस R1 की जो रेजिस्टेंस थी पहले ही कम थी, 10 ओम थी, तो उसी हिसाब से उसका 10% केवल 1 ओम इसका क्या हुआ, बढ़ गया। अगर हम
इसी रेजिस्टेंस को इनिशियली अगर बहुत ज्यादा हो हमारे पास, मान लेते हैं 100 ओम हो, तो अगर हमारा हम मान लेते हैं कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस R2 है, उसको हम 100 ओम बता रहे हैं इनिशियली, और इसमें 10% अगर इंक्रीज कर रहा है, तो 100 इंटू 10/100 कितना हो जाएगा, ये सीधे 10 बढ़ जाएगा, मतलब 100 ओम में 10 ओम जुड़ जाएगा, तो ये 110 ओम हो जाएगा। अब देखिए दोनों में चेंज देखिए जरा, यहां पे 11 ओम केवल एक ही ओम बढ़ा, और यहां पे सीधे 10 ओम बढ़ गया। तो डिपेंड किस पे कर रहा है कि इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है। इनिशियल रेजिस्टेंस अगर कम है तो चेंज भी कम आएगा, अगर इनिशियल रेजिस्टेंस ही जो आपका ज्यादा है, पहले ही बहुत ज्यादा है, तो उसका जो परसेंटेज में जो इंक्रीज होगा वो भी क्या होगा, अधिक हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो अब यहां पे हम देखते हैं कि ये, हाँ, तो यहां पे हम देखते हैं हमने यहां पे क्या सीखा, हमने यहां पे ये सीखा कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल रेजिस्टेंस R1 पे डिपेंड कर रहा है, यानी जो हमारा इस कंडक्टर का पहले से जो रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है। इनिशियल रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम इंक्रीज करेगा, इनिशियल रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा इंक्रीज करेगा टेम्परेचर में चेंज करने से। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो R2 माइनस R1 है वो किस पे, मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, R1 पे डिपेंड कर रहा है ना। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमको दोनों मिल गया। अब दोनों इक्वेशंस को हम साथ में जरा लिखने की कोशिश करते हैं। जरा मैं इसको रब करता हूं, ये एग्जांपल था आपका केवल समझने के लिए। तो यहां पे देखिए, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या आ जाएगा हमारा, R2 माइनस R1 जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा R1 T2 माइनस T1 के। तो यहां पे अगर हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है अल्फा, क्या आ जाता है, अल्फा कांस्टेंट आ जाता है यहां पे, अल्फा R1 T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो यहां अल्फा क्या है हमारा, तो यहां अल्फा, ये जो अल्फा, ये अल्फा क्या है हमारा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। यहां से अगर अल्फा की वैल्यू निकाला जाए तो R2 माइनस R1 अपॉन में R1 T2 माइनस T1, ये वैल्यू आ जाएगी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इसको कहा जाता है। देखिए यहां पे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है। ये टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी किसको डिफाइन करता है, ये R2 माइनस R1 के चेंज को डिफाइन करता है। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस के चेंज को डिफाइन कर रहा है। रेजिस्टेंस में जितना चेंज होगा उसी हिसाब से आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी में भी चेंज होगा। अगर टेम्परेचर, ये रेजिस्टेंस में अगर चेंज ज्यादा है, अगर R2 माइनस R1 की वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी ज्यादा ही निकल करके आएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू भी ज्यादा ही होगी। तो यहां से हम क्या समझ रहे हैं, यहां से एक और पॉइंट हमको समझ में आ रहा है कि अगर R1 R2 की वैल्यू पता है, T1 और T2 की वैल्यू पता है, तो किसी भी मटेरियल के लिए, किसी भी कंडक्टर के लिए हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए यहां पे इक्वेशन नंबर इसको कर देते हैं 3 और इस इक्वेशन को कर देते हैं हम 4। जरा फोर्थ इक्वेशन से एक और हम फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, इस R1 को जरा हम इधर भेजते हैं, देखिए ये R2 है, इक्वल टू R1 को इधर भेजेंगे तो R1 हो जाएगा प्लस अल्फा R1 और ये T2 माइनस T1 हो जाएगा। अब यहां से देखिए हम यहां से R1 कॉमन ले सकते हैं, तो R2 हो जाएगा इक्वल टू R1 अगर कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहां पे क्या समझ में आ रहा है, एक ये भी फॉर्मूला आपका बन गया। यहां से क्या समझ में आ रहा है जरा देखिए, तो
यहां से हमको समझ में आ रहा है कि R2 हमारा क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस है। इस फॉर्मूले से हम फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको इनिशियल रेजिस्टेंस अल्फा की वैल्यू पता हो, T2 और T1 की वैल्यू पता हो, तो आप जो फाइनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये रेजिस्टेंस के टर्म्स में ये फॉर्मूला हमने लिखा है, इसको रेजिस्टिविटी के टर्म्स में भी आप लिख सकते हैं। कैसे? अगर रेजिस्टिविटी के टर्म्स में लिखा जाए तो हम जानते हैं फॉर्मूला R इक्वल टू रो L बाई ए होता है ना। तो R1 के लिए लिख सकते हैं रो 1 L बाई ए, और R2 के लिए हम लोग लिख सकते हैं रो 2 L बाई ए। ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो R2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, रो 2 L अपॉन में ए। अच्छा, L और ए नहीं चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि कंडक्टर का लेंथ वही हम ट्रीट कर रहे हैं और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी वही होगा, सेम होगा दोनों के लिए। इज इक्वल टू रो 1 L बाई ए, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 हो जाएगा। L बाई ए से L बाई ए रिमूव हो जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, रो 2 इज इक्वल टू रो 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा रेजिस्टिविटी के टर्म्स में। तो हमने कितना फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे हमने 3 फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। कौन कौन सा? एक तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, दूसरा R2 फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, और इसी के टर्म्स में, रेजिस्टिविटी के टर्म्स में, इसी को हमने कैलकुलेट कर लिया। ये 3 फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड एग्जाम्स में जरूर पूछता है। इसको आप एकदम अच्छे से तैयार कर लेंगे। इस पे मैं न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा, न्यूमेरिकल्स की एक अच्छी सीरीज में चलाऊंगा, उसमें न्यूमेरिकल्स इस पे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। और जो भी न्यूमेरिकल्स मैं करा चुका हूं बेटर, उस पे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। तो ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हमको मिल गए। अब हम चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है उसको जरा हम जानते हैं। मेटल्स के लिए, आपका सेमीकंडक्टर के लिए और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए, ये 3 जो ग्राफ मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कंसेप्ट के बेसिस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें कैसा कंसेप्ट है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पे क्या प्रभाव या क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको हम लोग ग्राफ से देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हम लोग यहां देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स के लिए। अगर मेटल्स के लिए बात करें तो एक बात याद रखिएगा कि किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ उसमें रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा। तो ऑलरेडी हम थोड़ा सा ऊपर से ग्राफ प्लॉट करेंगे, कभी भी ये 0 को दर्शा रहा है, कभी भी किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। तो मेटल्स के केस में अगर देखा जाए तो ये वाला जो एक्सिस है, ये R या फिर आप इसको रो कह दीजिए, उसको प्रदर्शित कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाला जो पार्ट है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इसमें बढ़ता चला जाएगा। तो मेटल्स के केस में क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप चेंज करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी बढ़ती चली जाती है। और उसका जो कर्व होगा हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे और बढ़ाते जाएंगे ये और कर्व ऊपर जाता चला जाएगा। हम सेमीकंडक्टर की अगर बात करें, सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो उसमें कैसे आप सीखेंगे क्या होता है, कैसे होगा। तो देखिए, सेमीकंडक्टर मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जिसको टेम्परेचर देने से, है ना, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट हो जाते हैं उस कंडक्टर के अंदर। क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो सेमीकंडक्टर होता है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर उसमें देते हैं, जैसे ही हम टेम्परेचर उसमें प्रदान करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज और होल्स मीन्स पॉजिटिव चार्ज। तो जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स किसी भी कंडक्टर में आ जाएंगे तो उसमें रेट ऑफ फ्लो बढ़ जाएगा। और जैसे ही रेट ऑफ फ्लो थ्रू सम क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो रेट उसकी बढ़ जाएगी, और जब फ्लो रेट बढ़ेगी आसानी से वो पास करेगा, रुकावट कहीं नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक रुकावट ही होती है ना। तो वो क्या होता है, वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल्स वो पाएगा, उसमें फ्लो रेट उसका इंक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट उसमें बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस उसकी घट जाएगी। तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में
सेमीकंडक्टर में डिक्रीज होती चली जाती है। और वही अगर हम बात करें एलॉयज की, तो एलॉयज क्या होता है बेटा? एलॉयज कई सारे मेटल्स को पिघला करके बनाया जाता है ना। तो एलॉयज में जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं, कई सारे मेटल्स को पिघला करके जब एक नया मटेरियल का फॉर्मेशन किया जाता है तो उसको हम एलॉय बोलते हैं। तो इसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज तो करती है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे जो रेजिस्टेंस इंक्रीज तो करेगी, लेकिन बहुत स्लोली करती है, एकदम धीमे धीमे करती है। तो इसका जो हम दिखाएंगे बहुत स्लो ग्रोथ दिखाएंगे, इससे भी कम दिखाएंगे, बहुत हल्का, बहुत स्लो ग्रोथ इसका नजर आएगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सही, लेकिन धीरे 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 एकदम स्लोली जो है बढ़ेगा, है ना। तो ये जो तीनों ग्राफ्स हैं इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद करूंगा आज की क्लास सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर सभी बच्चों को अगर आज की क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बच्चों ये जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जरूर से ज्वाइन कीजिए नोट्स और मोर अपडेट्स के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।